नमस्कार आप सभी लोगों को। मेरा नाम है अमन कुमार। आप लोग जानते हैं कि मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मैंने कुछ पर्टिकुलर एरियाज आपके कवर किए हैं। नाउ एज वी हैव कमिटेड टू यू कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, या अगर आप जीएस पेपर 2 की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, जीएस पेपर 3 की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो वी विल गिव यू सर्टेन वीडियोज ऑन करंट अफेयर्स, जो इश्यूज करंट अफेयर्स के अंदर आते हैं। आप जानते हैं कि यूपीएससी में बिना करंट अफेयर्स के यू कैन नॉट क्लियर एनी एग्जाम। यहाँ तक कि प्रीलिम्स हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो, हर लेवल पे आपको करंट अफेयर्स की अंडरस्टैंडिंग डीप होनी चाहिए, तभी आप अच्छा आंसर ड्राफ्ट कर सकते हैं। या प्रीलिम्स के अंदर तो पास करना ही इम्पॉसिबल हो जाता है अगर आपको करंट अफेयर्स अच्छा नहीं है आपका तो। सो एज वी हैव कमिटेड टू यू, ये एक सीरीज है जो अब नई स्टार्ट हो रही है। आपके पास जो स्टैटिक पोर्शन है वो आपके पास प्री रिकॉर्डेड आपके पोर्टल में अपलोड हो रहा है, और ये वीडियोस पीरियोडिक बेसिस पे हम ऐड करते रहेंगे। जैसे जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम जीरो इन करेंगे वो ऐड हो जाएंगे आपके पोर्टल के अंदर और आप उसे देख सकते हैं। याद रखिएगा, ये सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 2 में मदद नहीं करेंगे, ये आपके जीएस पेपर 2 पॉलिटी गवर्नेंस वाला पोर्शन जो है, और जीएस पेपर 3 ऑल्सो जो इंडियन इकोनॉमी वाला पोर्शन है, वहां पर भी ये सारे टॉपिक्स एप्लीकेबल होंगे। अप्लाई आप कर सकते हैं, वो आपकी स्मार्टनेस पे है कि आप उसे किस तरह से अप्लाई करेंगे। अंडरस्टैंडिंग मगर आपकी एक्सपैंड कर देगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने अभी तक 50 टॉपिक्स या 50 क्लासेस इनिशियल कवर कर ली होंगी, और जैसे जैसे आपका बेस इंप्रूव होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वैसे वैसे आपको और टॉपिक्स समझ आने लगेंगे जो हम करंट अफेयर्स के आपके साथ डिस्कस करेंगे। राइट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का यही फायदा होता है कि ये जीएस पेपर 2 और पेपर 3 के जो एरियाज है जो ओवरलैप करते हैं पेपर 2 के अंदर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वो भी लगे हाथ कवर होते चले जाते हैं इसमें। नाउ इस सीरीज में जो सबसे पहला वीडियो है दैट इज रिगार्डिंग चैलेंजेस ऑफ द फिस्कल फेडरलिज्म। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल किसी ना किसी फॉर्म में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या जीएस पेपर 2 के अंदर सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। या तो ये एक सिंगल क्वेश्चन बन के आ सकता है, वरना जो इसके सब टॉपिक्स में आपसे डिस्कस करूंगा उसको यूज करके आप अपने आंसर को ड्राफ्ट कर सकते हैं। किस फॉर्म में आएगा ये प्रिडिक्ट करना उतना आसान नहीं है, मगर एक चीज प्रिडिक्ट करना आसान है कि आएगा जरूर। सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप पॉलिटी गवर्नेंस में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक सेंट्रल पीस है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ता है, जरूरी है आपके लिए। ठीक है, नाउ बिकॉज अभी रिसेंटली जो चीजें हो रही हैं, जो चीजें इंट्रोड्यूस की गई हैं, उसकी वजह से ये टॉपिक फिर से वापस से न्यूज में आ गया है, ये डिबेट्स के अंदर आ गया है। ना ये टॉपिक कहां से आया? सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये टॉपिक आया कहां से, ये क्यों डिस्कस किया जा रहा है आपके साथ में। क्योंकि हुआ ये कि गवर्नमेंट ने अभी 22 सितंबर को 2025 एक मेजर चेंज इंट्रोड्यूस किया है इन द जीएसटी स्ट्रक्चर, जिसे जीएसटी रीस्ट्रक्चरिंग भी कहा जा रहा है। इट इज ऑल्सो बीइंग कॉल्ड एज जीएसटी रीस्ट्रक्चरिंग। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इन दिस जीएसटी रीस्ट्रक्चरिंग इज दैट, आप जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको आई एम श्योर पता होगा कि, क्योंकि अगर आप करंट अफेयर्स को प्रॉपरली कवर कर रहे हैं तो, कि जो पहले 5%, 12%, 18% और 28% के टैक्स स्लैब्स हुआ करते थे, 4 अलग अलग टैक्स स्लैब्स थे जीएसटी के अंदर। उस 4 टैक्स स्लैब्स को रिड्यूस करके अब सिर्फ 2 टैक्स स्लैब हो गए हैं, एक 5% का है और एक 18% का है। ये 2 टैक्स स्लैब्स रह गए हैं, 12% और 28% को हटा दिया गया है। राइट सर, 5% उन सामानों पे लगाया जा रहा है जो असेंशियल कमोडिटीज हैं, नमक, तेल, मिर्च वगैरह ये सारी चीजें, और 18% उन चीजों पे लगाया जाएगा जो अदर देन असेंशियल कमोडिटीज हैं, प्रायोरिटी सेक्टर गुड्स नहीं है। तो ये 2 टैक्स स्लैब्स अब रह गए हैं। ये हो गया एक पॉइंट, ये ज्यादातर लोगों को पता है। मगर इसी खबर के अंदर एक और खबर थी जिसपे ज्यादा ध्यान नहीं गया था, वो ये था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीएसटी कंपनसेशन सेस को खत्म कर दिया है। जीएसटी कंपनसेशन सेस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया, नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जीएसटी काउंसिल ने यह डिसाइड किया है कि अब हम जीएसटी कंपनसेशन सेस को कंटिन्यू नहीं करेंगे। यहां से एक पॉइंट स्टार्ट होता है, दिस इज अ पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट, वर्सेस सर्टेन स्टेट गवर्नमेंट्स। कुछ पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, स्पेशली वो गवर्नमेंट्स जहां पे विच आर नॉन एनडीए, मतलब जहां पे बीजेपी या बीजेपी की जो एलाइज है उनकी गवर्नमेंट नहीं है। जैसे तमिलनाडु हो गया आपका, या फिर से फॉर एग्जांपल ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल हो गई। इन स्टेट्स को
ये जो नया चेंज इंट्रोड्यूस हुआ है ये पसंद नहीं आ रहा है कि जीएसटी कंपनसेशन सेस को एंड किया जा रहा है। ना ये फ्रिक्शन पॉइंट को समझने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जीएसटी कंपनसेशन सेस का सिग्निफिकेंस क्या था, इसको लगाया क्यों गया था और इसकी पृष्ठभूमि मतलब इसका कंटेक्स्ट क्या है। देखिए सर, आप लोग जानते हैं कि जीएसटी का जो पूरा सिस्टम था ये एक न्यू रिफॉर्म था इन इनडायरेक्ट टैक्सेशन। जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं उसके अंदर एक नया रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया था और ये फोर्स में आया था ऑन 1 जुलाई 2017 में ना। इस डेट से पहले जो पुराना स्ट्रक्चर चल रहा था इनडायरेक्ट टैक्सेस का, उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट्स के पास में बहुत सारे टैक्सेस कलेक्ट करने की पावर थी। स्टेट गवर्नमेंट्स कुछ इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट कर सकती थी, वो कॉन्स्टिट्यूशनली उसकी पावर थी। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स था वैट के नाम से। वैट होता है वैल्यू एडेड टैक्स। ये लगाया जाता है जब कोई सामान बेचा जाता है। वैल्यू एडेड टैक्स एक तरह से सेल्स टैक्स था जिसका नया नाम था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। और ये स्टेट गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन में था कि उसके एरिया में से फॉर एग्जांपल अगर ये टी शर्ट बेची जा रही है तो उस टी शर्ट के ऊपर कितना वैट लगेगा ये वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती थी, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वर मेनी अदर टैक्सेस। से फॉर एग्जांपल एक एंटरटेनमेंट टैक्स लगाया जाता था। अगर मैं मान लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर किसी पिक्चर हॉल में जाके मूवी देख रहा हूं तो उस मूवी टिकट के ऊपर जो अमाउंट है उस पर एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था। कितना लगेगा, कलेक्ट होगा, जो भी उससे पैसा कलेक्ट होगा वो स्टेट गवर्नमेंट रखेगी और कितना होगा कितना नहीं होगा ये डिसाइड करने की पावर भी स्टेट गवर्नमेंट के पास थी। इसके अलावा और काफी सारे छोटे मोटे टैक्सेस ऑक्ट्रॉय हुआ करता था। ऑक्ट्रॉय चुंगी कहते हैं इसको, चुंगी पे टैक्स लेना। जब सामान आता जाता है किसी एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी के अंदर तो ऑक्ट्रॉय यूजुअली लगाया जाता था। ये लॉजिकली तो खैर इसको लोकल गवर्नमेंट्स के हाथ में होना चाहिए, जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स हैं या रूरल लोकल गवर्नमेंट्स हैं, उनके एरिया में अगर कोई सामान आएगा तो उस पर ऑक्ट्रॉय लगना होता था। मगर ज्यादातर जगह पे ऑक्ट्रॉय कलेक्ट करने की जो पावर थी वो स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने पास रखी हुई थी, राइट। देन सर आफ्टर वैट एंटरटेनमेंट टैक्स एक और बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स होता था जिसको सेंट्रल सेल्स टैक्स कहा जाता था, सीएसटी। सीएसटी भी आप समझ लीजिए क्योंकि सीएसटी अगर आप समझेंगे तो ये पूरा मुद्दा समझने में आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स, इसमें नाम सेंट्रल है, इसके नाम में सेंट्रल है, इसके नाम में सेंट्रल है, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको सिर्फ कलेक्ट कर रही थी। इसे लेवाई भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी, इसे कलेक्ट करती थी और उसके बाद वो पैसा दे देती थी उस गवर्नमेंट को, उस स्टेट गवर्नमेंट को जहां से सामान बन के आया है। देखिए सर, लॉजिक क्या है कि इमेजिन कीजिए कि तमिलनाडु है, तमिलनाडु में बहुत मैन्युफैक्चरिंग होती है। तमिलनाडु इज कंसीडर एज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया जहां पे मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जाता है। गुजरात है, महाराष्ट्र है, यहां पे अक्सर आपको ज्यादातर फैक्ट्रीज लगी हुई दिखाई देंगी। अब तमिलनाडु में इमेजिन कीजिए कि रॉयल एनफील्ड नाम की बाइक की फैक्ट्री लगी हुई है। अब एक पहले बेसिक ये भी समझ लीजिए कि अगर कोई चीज मैन्युफैक्चर होती है, समथिंग इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, तो उसके ऊपर एक टैक्स लगता है जिसे आप लोग जानते होंगे एक्साइज बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एक टैक्स लगता है जिसे एक्साइज कहा जाता है। एक्साइज को कलेक्ट करके अपने पास में रखने की पावर किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो अगर बुलेट बाइक है हमारी, अगर वो तमिलनाडु में बनेगी तो उस पर सबसे पहले एक्साइज लगेगा और एक्साइज को कलेक्ट करने की पावर किसके पास होगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होगी। अब बुलेट बनी है तो बना के बेचेंगे भी इसको कहीं ना कहीं। अब इमेजिन कीजिए कि एक बुलेट की बाइक है, रॉयल एनफील्ड की बाइक है, जो कि महाराष्ट्र में जाके जिसको सेल किया जाएगा, इट विल बी सोल्ड इन महाराष्ट्र, राइट। महाराष्ट्र में वो बाइक जाएगी। अब जब यहां पे वो जाएगी तो बेची जाएगी, तो वहां पे बेचने पे वैट लगेगा। किसी भी सामान को बेचने पे वैट लगता था। वैट लगेगा तो कलेक्ट कौन करेगा? कलेक्ट करेगा अगेन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसे कलेक्ट करेगी। तो सामान बना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस पैसे को ले लिया जो एक्साइज लगा के उसने लिया। सामान बेचा गया तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट कर लिया। पर क्वेश्चन ये है कि इन सारे के सारे इस पूरे माहौल में, इस पूरे प्रोसेस के अंदर
तमिलनाडु को क्या मिला? तमिलनाडु गवर्नमेंट को क्या मिला? उसके हाथ में क्या आया? कुछ नहीं आया उसके हाथ में, जबकि उसके यहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्लांट लगाया गया है, लैंड दी होगी कंसेशन के ऊपर, पेड़ काटे गए, एरिया ले लिया गया वहां पे। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट को भी तो कुछ मिलना चाहिए था उस चीज के लिए। आप जितनी फैक्ट्रीज को प्रमोट करते हैं उतना एम्प्लॉयमेंट आप प्रमोट कर रहे हैं, उतना आप ओवरऑल इंडिया का जीडीपी बढ़ा रहे हैं उसकी वजह से। तो भाई कुछ उस स्टेट को भी दे दो जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हुई है ना। इन ऑर्डर टू मोटिवेट मैन्युफैक्चरिंग, इन ऑर्डर टू मोटिवेट इंट्रोड्यूसिंग द रिफॉर्म्स इन स्टेट्स, एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया जिसको सेंट्रल सेल्स टैक्स कहा जाता था। ना सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता कैसे था? मान लीजिए बाइक जब यहां से चली महाराष्ट्र के लिए बेचने के लिए, जब इसको ले जाया जा रहा था, तो बॉर्डर के ऊपर एक, आपने देखा भी होगा, चेक पोस्ट लगी रहती थी, वहां पे सेंट्रल सेल्स टैक्स को कलेक्ट कर लिया जाता था। बाइक बनी है तो उसके ऊपर एक टैक्स लगेगा जिसको सेंट्रल सेल्स टैक्स कहा जाएगा। जब वो भेजी जाएगी महाराष्ट्र के अंदर, वहीं पे सेंट्रल सेल्स टैक्स को कलेक्ट कर लिया जाएगा बॉर्डर पे। वो पैसा कलेक्ट करती वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही थी। उस पैसे को कलेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही थी, बिकॉज ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है। मगर वो पैसा कलेक्ट करके सारा का सारा पैसा तमिलनाडु को दे दिया जाएगा, जिस स्टेट से वो सामान बन के जा रहा है किसी दूसरे स्टेट के अंदर। तो ये सिस्टम जो था, जीएसटी से पहले वाला जो सिस्टम था, वो थोड़ा सा मर्की जरूर था, थोड़ा मेसी जरूर था, बहुत सारे टैक्सेस थे, एक जाल था पूरा का पूरा टैक्सेस का। मगर ये जितने भी सिस्टम था, ये सारा का सारा सिस्टम स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए काफी हद तक फायदेमंद था। उनको सही एडवांटेज मिल रही थी उस सिस्टम के अंदर। फायदेमंद इसलिए था क्योंकि उसके पास में पावर थी कि वो कौन सा टैक्स लगाना चाहती है, कितना लगाना चाहती है, कितना नहीं लगाना चाहती, उसके पास आजादी थी इस चीज के लिए, राइट सर। बट जैसे ही जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया, द मोमेंट जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ 1 जुलाई 2017 को, जितने भी टैक्सेस थे, जो स्टेट टैक्सेस थे, ये सब सबस्यूम कर लिए गए। ऑल दीज टैक्सेस वर सबस्यूम्ड अंडर द न्यू सिस्टम ऑफ जीएसटी। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास में कौन सा टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स लगाना है, नहीं लगाना, उसकी कोई भी ऑटोनॉमी नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ऑटोनॉमी नहीं है। जो भी काम होगा वो जीएसटी काउंसिल में डिस्कशन के बाद ही होगा। अगर सेंट्रल से जो सेंट्रल जीएसटी है, से फॉर, आप जानते हैं कि जीएसटी के भी दो टुकड़े हो जाते हैं। जीएसटी के दो टुकड़े हो जाते हैं, एक होता है सेंट्रल जीएसटी कहा जाता है जिसको, और दूसरा है जिसे स्टेट जीएसटी कहा जाता है। जितना सेंट्रल जीएसटी होगा उतना ही स्टेट जीएसटी होगा। बराबर के अमाउंट में दोनों के दोनों टैक्स लगाए जाते हैं। तो जो भी डिस्कशन किया जाएगा वो पहले जीएसटी काउंसिल में होगा कि किसी सामान के ऊपर टैक्स बढ़ाना है, कम करना है, और सबकी सहमति के साथ होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बिहार अपना अलग टैक्सेशन का सिस्टम चला रहा है एंड तमिलनाडु अपना खुद का टैक्सेशन का सिस्टम चला रहा है। दिस इज नॉट पॉसिबल। डेफिनेटली इससे अक्रॉस इंडिया एक यूनिफॉर्मिटी आई है, नो डाउट अबाउट इट। अब ऐसा नहीं होता कि ये टी शर्ट मेरे को दिल्ली में किसी एक अलग रेट पे मिलेगी और अगर मैं तमिलनाडु में जाऊंगा तो उसका कुछ और टैक्स मुझे पे करना पड़ेगा। अब एक यूनिफॉर्मिटी है, मगर इस यूनिफॉर्मिटी के नाम पे जो स्टेट्स की ऑटोनॉमी थी, फिस्कल ऑटोनॉमी, वो जाती रही, वो चली गई। पर अब आप पूछेंगे, आपको पूछना चाहिए ये बात कि स्टेट ने ऐसी कुल्हाड़ी अपने पैर पे क्यों मारी? वेल, उन्होंने कोई कुल्हाड़ी नहीं मारी थी। पहली बात, इस चीज के लिए स्टेट जानते थे कि हमारे टैक्सेस की जो पावर है, टैक्सेस को लेवाई करने की, कलेक्ट करने की, वो चली जाएगी और हमें इसकी वजह से लॉस भी होगा। दे ऑलरेडी न्यू दिस। तो जीएसटी के इंट्रोड्यूस करने से पहले जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में, पर्टिकुलरली मोदी गवर्नमेंट एंड जो कैबिनेट था उसके साथ जब डिस्कशन चल रहा था सारी स्टेट गवर्नमेंट्स का, तो उस दौरान एक प्रपोजल रखा गया कि जो भी आपके लॉसेस होंगे जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने के कारण, जीएसटी के इंट्रोड्यूस करने के कारण जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स को लॉस होगा, उस लॉस की भरपाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक भरोसा दिया, एक एग्रीमेंट साइन किया स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में कि हम आपके इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में जो चेंज आ रहा है, इसके वजह से जो भी लॉस होगा उसको हम भरपाई करेंगे, वो हम पे करेंगे आपको। मगर उसकी एक टाइम पीरियड होगा और टाइम पीरियड डिसाइड हुआ कि दिस विल स्टार्ट इन 2017 टिल 2022 तक। वी विल कीप ऑन गिविंग यू whatever losses that you have to face ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। जो भी आपको लॉस होगा हम उसे पे करेंगे।
एंड इनफैक्ट इस चीज के लिए 2017 में एक्ट भी पारित किया गया, एक एक्ट बनाया गया था इसके लिए सर। ये जो भरोसा था, ये जो एग्रीमेंट हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स के पीछे, इसके पीछे एक पार्लियामेंट का अप्रूवल था, लेजिस्लेटिव बैकिंग थी इसके पीछे। उस एक्ट को कहा जाता है जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट टैक्स, सॉरी जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट 2017 एक्ट। तो ऐसे हवा में बस वादा नहीं कर दिया गया था, एक पूरा पार्लियामेंट्री प्रोसीजर फॉलो किया गया था इस वादे को करने के दौरान। 2017 से 2022 तक वो लॉस, हर साल जो भी लॉस हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट्स को, उसकी भरपाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करनी थी। मगर ये 2022 तक की जो डेट थी वो खिंच के अभी 2025 तक आ गई थी। अब आप बोलेंगे ये क्यों हुआ? 2022 तक की बात हुई थी, इनिशियली 5 साल थे, मगर इसको फिर बढ़ा दिया गया, 2025 तक ये चीजें चली। और इसको बढ़ाने के पीछे रीजन ये था कि 2020 में कोविड आ गया था ना। कोविड की वजह से 2020, 21 के अंदर, यहां तक कि 22 तक जो मैन्युफैक्चरिंग थी या इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी इंडिया के अंदर, उसको काफी झटका लगा था। कई बिजनेस यूनिट्स बंद हो चुकी थी, कई बिजनेस धंधे खत्म हो गए थे लोगों के। तो अब लोगों के अगर बिजनेस खत्म हो जाएंगे, लोगों की कमाइयां अगर खत्म हो जाएंगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि डिमांड भी नीचे चली जाएगी, लोग सामान ज्यादा नहीं खरीदेंगे, सामान ज्यादा नहीं खरीदेंगे तो जीएसटी कलेक्शन ज्यादा नहीं होगा। अब जीएसटी कलेक्शन ही ज्यादा नहीं हो रहा तो फिर यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को क्या देगी ना। अब आपको यह पूछना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वादा तो कर दिया, पर वो पैसा कहां से लाएगी? क्योंकि इंडिया आज भी लार्जली देखा जाए तो जो टैक्स कलेक्शन इंडिया का, दैट इज नॉट एट पार विद द ग्लोबल टैक्सेशन जो इस समय पे हो रहा है। मतलब जो टैक्स कलेक्ट होता है ग्लोबल लेवल पे, जो जितनी भी एडवांस कंट्रीज हैं, उसके हिसाब से इंडिया को अभी भी काफी कुछ करना बचा हुआ है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्लान बनाया कि हम स्टेट गवर्नमेंट्स को ये लॉसेस कंपनसेट करने के लिए एक जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाएंगे। वी विल लिवाई अ जीएसटी कंपनसेशन सेस। सेस जो वर्ड है, सेस हो गया, सरचार्ज हो गया, इसको कहा जाता है टैक्स ऑन टैक्स। बीट सेस और द सरचार्ज, इट इज कॉल्ड एज टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स ऑन टैक्स का मतलब ये है कि 5% अगर 100 रुपए के सामान पे लग रहा है, इमेजिन कीजिए कि 5% अगर 100 रुपए के सामान पे जीएसटी लगता है, तो लॉजिकली आपको कितना पे करना पड़ रहा है जीएसटी? 5 रुपए। यू हैव टू पे 5 रुपीज। 100 रुपए का सामान था, 5% का जीएसटी उसके ऊपर लगा, तो आपको कितने एडिशनल पैसे देने पड़े टैक्स के नाम पे? 5 रुपए। अभी इसी 5 रुपए के ऊपर एक और टैक्स लगा दिया जाएगा। 100 रुपए पे नहीं लगेगा वो, ये 5 रुपए पे लगेगा वो। और इस टैक्स ऑन टैक्स को बोला जाता है क्या? इस टैक्स ऑन टैक्स को बोला जाता है सेस। सेस याद रखिएगा, सेस और सरचार्ज मेन सामान के अमाउंट पे नहीं लगता है, वो जो टैक्स अमाउंट है, जो टैक्स अमाउंट आपको पे करना है, उसके ऊपर एक और फर्दर टैक्स लगा दिया जाता है, जिसे सेस बोल सकते हैं, सरचार्ज बोल सकते हैं। सेस क्या है, सरचार्ज क्या है, उसका अगर एक मैं मोटा मोटा डिफरेंस फिलहाल आपको बता दूं, सो दैट कि आपको चीजें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर आया होगा। बेसिकली सेस लगाया जाता है किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, कोई स्पेसिफिक डेवलपमेंटल नीड हो सकती है, कोई रीजन हो सकता है, स्पेसिफिक रीजन हो सकता है। से फॉर एग्जाम्पल एक सर्व शिक्षा अभियान सेस लग गया कि हमें एजुकेशन को एक्सपैंड करना है, एजुकेशन फैसिलिटीज को एक्सपैंड करना है, तो उसके लिए हम सेस लगा देंगे। सरचार्ज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जनरल पर्पस के लिए भी लगा सकती है। सरचार्ज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जनरल पर्पस के लिए भी लगा सकती है, विदाउट डिफाइनिंग द रीजन कि वो किसके लिए लगा रही है, कौन से पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो उसे लगा रही है। सेस लगता है किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, राइट सर। तो जीएसटी कंपनसेशन सेस क्यों लगाया गया? क्योंकि जो भी पैसा इससे कलेक्ट होना था, वो सारा का सारा पैसा जाता स्टेट गवर्नमेंट्स के टैक्स कलेक्शन में जो लॉस आ रहे थे उसको फुलफिल करने के लिए। और ये शुरुआत में 5 साल के लिए लगाया गया था, 2017 से लेके 2022 तक, फिर उसको फर्दर बढ़ा दिया गया कोविड के कारण। सो दिस इज द कंटेक्स्ट ऑफ जीएसटी कंपनसेशन सेस। आई होप ये आपको कंटेक्स्ट क्लियर हुआ होगा। ना हुआ ये कि जब ये 2 सितंबर को अभी जो अनाउंसमेंट हुई है कि हमने 4 टैक्स स्लैब्स को रिड्यूस करके 2 टैक्स स्लैब कर दिए हैं, इसी अनाउंसमेंट में एक और अनाउंसमेंट हो गई है कि आगे से जीएसटी कंपनसेशन सेस नहीं लगेगा। नाउ ये जो टाइम था जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाने का, वो समय अब खत्म हो चुका है। अब आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
जीएसटी कंपनसेशन सेस नहीं लगाएगी। एक बात मैं आपको यहां पे और बता दूं कि जीएसटी कंपनसेशन सेस हर सामान पे नहीं लग रहा था। ये ऐसा नहीं था कि अगर आप दूध खरीद रहे हैं या से फॉर एग्जांपल आप वीट खरीद रहे हैं, जो पिसा हुआ वीट होता है, या चावल खरीद रहे हैं, इन सब चीजों पे जीएसटी कंपनसेशन सेस नहीं लगता था। जीएसटी कंपनसेशन सेस लगता था कुछ स्पेशल कमोडिटीज के ऊपर, जिसके अंदर सबसे पहला नाम आता है सिन गुड्स का। सिन गुड्स मतलब सिगरेट्स, टोबैको, पान मसाला, जर्दा, बीड़ी, इन सब चीजों के ऊपर लगाया जाता था। या फिर वो लगाया जा रहा था लग्जरी गाड़ियों के ऊपर, जो लोगों को शौक रहता है महंगी महंगी गाड़ियां चलाने का, तो शौक पूरा कीजिए। शौक के ऊपर आपको पहली बात 28% का हाईएस्ट स्लैब लगता था जीएसटी का, और उसके ऊपर एक जीएसटी कंपनसेशन सेस भी पे करना पड़ता था। ठीक है, तो जितने भी अय्याशी करने का जो सामान था, उन सारी चीजों के ऊपर जीएसटी कंपनसेशन सेस लगता था। वहां से जो पैसा कलेक्ट होता था वही पैसा जाता था फिर स्टेट गवर्नमेंट के लॉसेस को फुलफिल करने में। अब जीएसटी कंपनसेशन सेस अपने आप में पॉइंट बना फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन क्यों हुई? सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें फ्रिक्शन का, वो है डिलेड पेमेंट्स का। जो पेमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हर साल स्टेट गवर्नमेंट को करनी थी, ये हर साल कभी ना कभी खबर आती थी, चाहे तमिलनाडु से आए, वेस्ट बंगाल से आए, बाकी की जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वहां पे, क्योंकि गवर्नमेंट नॉन एनडीए नहीं है, वहां पे बीजेपी की सरकार थी, तो वो लोग ज्यादा शोर नहीं मचाते होंगे, मगर बाकी की जो नॉन एनडीए गवर्नमेंट्स थी वो शोर मचाती थी कि हमें जो हमारा लॉसेस हैं, जो कंपनसेट करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो कंपनसेशन पेमेंट अभी तक नहीं आई है या डिले हो रहा है। उसके अंदर कई कई महीनों का डिले हो रहा है, 6 महीने 7 महीने इस तरह से डिले हो रहा था। अब आप जानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास में भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। They have responsibilities of maintaining law and order. They have responsibility of managing healthcare facilities in their jurisdiction. साफ सफाई है, सैनिटेशन है, इसकी जिम्मेदारी है। एजुकेशन दो कॉन्करेंट लिस्ट है। एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट है, वो यूनियन गवर्नमेंट भी उसके ऊपर अपने अपने कानून बना सकती है, मतलब पार्लियामेंट भी कानून बना सकता है उसके ऊपर, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी कानून बना सकती है। मगर ऑब्वियस सी बात है कि जो पार्लियामेंट का कानून है वो सुपरसीड करता है वहां पे। मगर क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट है, तो कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं एजुकेशन के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट्स को फुलफिल करनी पड़ती हैं। तो इन सारी चीजों के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसा चाहिए, जिम्मेदारियां हैं तो पावर भी देनी पड़ती है। हमने ये पढ़ा था कहां पे? फेयोल के अंदर। अगर आपका फेयोल कंप्लीट हो गया है तो आप उसके 14 प्रिंसिपल्स में एक पॉइंट पढ़ेंगे, दैट इफ यू हैव रेस्पॉन्सिबिलिटीज देन यू शुड ऑल्सो हैव अ प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ अथॉरिटी। अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी है और अथॉरिटी नहीं है तो एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा, पुअर मिसमैनेजमेंट होगी, काम हो नहीं पाएगा। अगर सिर्फ अथॉरिटी है और रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो लेजिस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है। ये आपको शब्द सीख लेना चाहिए अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट हैं, अदरवाइज भी हैं तो ये आपके आंसर के अंदर एक अपने आप में एक वैल्यू एडिशन होगा। अथॉरिटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, तो लेजिस्फेरिक हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो अथॉरिटी लेके बैठा हुआ है। अथॉरिटी है इसीलिए वो लोगों के ऊपर हुक्म चला सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है नहीं तो वो पूरी कुछ कर भी नहीं रहा है उसके अंदर। तो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी अथॉरिटी होनी चाहिए, उसके बराबर प्रोपोर्शनेट लेवल पे होनी चाहिए अथॉरिटी। या अगर मैं लूज टर्म में बोलूं, वैसे अथॉरिटी पावर में एक फर्क होता है, लेकिन अगर अथॉरिटी आपको एक्चुअली में चाहिए तो आपके पास में पैसा भी होना चाहिए। यू मस्ट हैव मनी इन योर पॉकेट, तभी आपके पास पैसा होगा, तभी आपके पास पावर आएगी। पैसा नहीं होगा तो पावर लेके आप बैठे रहिए, कोई फायदा नहीं है उसका। चाणक्य ने कहा था कि कोशा मूलो दंडा, मतलब कोश, दंडा मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन। अभी आप आगे जब क्लासेस करेंगे तो इसके ऊपर डिटेल्ड डिस्कशन है। कोशा मूलो दंडा का मतलब ये होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो बैकबोन है वो कोश होता है। कोश मतलब ट्रेजरी, और ट्रेजरी मतलब पैसा। पैसा एडमिनिस्ट्रेशन की बैकबोन होती है। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है तो आपके पास एनफ अमाउंट ऑफ पैसा होना चाहिए और सही समय पे होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट बना डिले इन द कंपनसेशन टू द स्टेट्स, जो देनी थी स्टेट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ना ऑब्वियसली बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर खुद की कई जिम्मेदारियां, कई डेवलपमेंटल स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन करती है, तो ये चीज बहुत ही आम होने लगी थी कि डिले हो रही थी पेमेंट्स के अंदर, मगर ये फ्रिक्शन का पॉइंट बना। नाउ जो सेकंड पॉइंट है इसी जीएसटी कंपनसेशन सेस के ऊपर, वो ये है कि अब आने वाले समय से 22 सितंबर से, जैसे मैंने आपको बताया कि अब जीएसटी कंपनसेशन सेस
खत्म कर दिया गया है, अब ये एंड हो चुका है, अब ये नहीं आगे कंटिन्यू होगा। अब क्योंकि जीएसटी कंपनसेशन सेस खत्म हो चुका है, ये नहीं रहा है, तो अब स्टेट गवर्नमेंट्स ये डर रही हैं कि आगे आने वाले समय में जो हमारे लॉसेस होंगे, क्योंकि अब उनके पास पावर तो है नहीं, जीएसटी का सिस्टम अप्लाई हो चुका है, अब जो भी स्टेट जीएसटी कलेक्ट होगा उतना ही पैसा मिल जाएगा स्टेट गवर्नमेंट्स को, तो उनके पास अब पावर तो रह नहीं गई नए टैक्सेस को लेवाई करने की या नया पैसा टैक्सेस के फॉर्म में जनरेट करने की। इनडायरेक्ट टैक्स बोल रहा हूं मैं, याद रखिएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की जितने भी बड़े बड़े टैक्सेस हैं वो ज्यादातर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है, चाहे वो इनकम टैक्स हो या फिर वो कॉर्पोरेट टैक्स हो। जो सबसे बड़ा सोर्स है पैसे का डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो सोर्स थे, जो पहले गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास थे, वो सोर्सेज अब चले गए और अब सारा का सारा दारोमदार है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्टेट जीएसटी कलेक्ट होता है वही सेम अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट्स को पहुंच जाता है, दे दिया जाता है। अब वो उसी पे डिपेंडेंट है स्टेट गवर्नमेंट्स, अपने नए टैक्सेस वो क्रिएट कर नहीं सकती। अब स्टेट गवर्नमेंट्स ये डर रही है कि हमारे पास पैसा कहां से आएगा, लॉसेस तो आगे भी कंटिन्यू होंगे, तो पैसा कहां से जनरेट करेंगे हम लोग। मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बात साफ कर दिया है कि अब जीएसटी कंपनसेशन सेस आगे कंटिन्यू नहीं होगा। एक प्रपोजल रखा था तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, ये बताना जरूरी है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, बाकी जितने भी ये जो नॉन एनडीए गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, इन्होंने एक प्रपोजल रखा था कि भाई आप एक काम कीजिए कि सब कुछ चीजें वैसी ही छोड़ दीजिए जैसी चल रही हैं, मगर आप एक काम कीजिए कि ये जो सिन गुड्स हैं, ये जितने भी सिन गुड्स हैं और ये जो लग्जरी आइटम्स हैं, इनके ऊपर पहली बात, ये प्रपोजल ये रखा गया कि पहली बात इसके ऊपर टैक्स बढ़ा के लीजिए, जितना टैक्स ले सकते हैं। प्रपोजल है कि 40% का टैक्स लगेगा इसके अंदर, एक 5% का टैक्स स्लैब है, एक 18% का टैक्स स्लैब है और एक टैक्स स्लैब होगा 40% का। 40% का टैक्स स्लैब ये प्रपोज्ड है कि सिन गुड्स के ऊपर, और हो सकता है कि लग्जरी कार्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा नहीं होगा ये आगे जाके देखा जाएगा, लेकिन ये प्रपोजल है, एटलीस्ट सिन गुड्स के ऊपर तो डेफिनेटली है। नाउ द नॉन एनडीए स्टेट गवर्नमेंट्स, वेस्ट बंगाल हो गया या तमिलनाडु हो गया, इनके गवर्नमेंट्स ने बोला कि भाई आप एक काम कीजिए 40% का टैक्स स्लैब भी लगाइए सिगरेट के ऊपर, पान बीड़ी मसाला के ऊपर, और इसके ऊपर जीएसटी कंपनसेशन भी लगाइए। जो जीएसटी कंपनसेशन सेस चला आ रहा था इसको भी कंटिन्यू रखिए, इसे खत्म मत कीजिए, इसे एंड मत कीजिए आप। मगर यूनियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर साफ इनकार कर दिया कि अभी हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, और लॉजिक है भी इसके पीछे, दोनों के अपने अपने रैशनल्स हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स के रैशनल्स भी लाजमी हैं और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनके रैशनल्स भी लाजमी हैं, जो उनके रीजंस है वो भी लाजमी है। देखिए सर, ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी एक स्लंप की तरफ बढ़ रही है, जीडीपी थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इंडिया का, और उस कॉन्ट्रैक्शन का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि डिमांड कम हो रही है सामान की। जो लोग पहले सामान ज्यादा खरीदा करते थे उसकी डिमांड अब रिड्यूस हो रही है। रिड्यूस होने के पीछे कारण क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल हाई है कंट्री के अंदर। अब अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल अगर हाई होगा तो सैलरीज आपकी जेब में आएंगी नहीं, पैसा आपकी जेब में आएगा नहीं। पैसा जेब में नहीं है तो आप बाहर जाके सामान नहीं खरीदेंगे। जहां पहले आप 2 टी-शर्ट खरीद के लाते थे, अब आप सोचेंगे यार 1 टी-शर्ट से काम चल जाएगा, समय ही तो काटना है। तो इसके कारण धीरे धीरे करके डिमांड रिड्यूस हो रही है। डिमांड रिड्यूस होने का सीधा सीधा मतलब यह कि आगे आने वाले समय में जीडीपी रिड्यूस होगा। जीडीपी रिड्यूस होगा तो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, टैक्स कलेक्शन भी रिड्यूस होगा। टैक्स कलेक्शन भी रिड्यूस होगा, और ये सिर्फ आम जनता के लिए प्रॉब्लमैटिक बात नहीं है, ये गवर्नमेंट्स के लिए भी प्रॉब्लमैटिक बात है कि इकोनॉमी स्लंप की तरफ बढ़े। तो ना इसी चीज को काउंटर करने के लिए ही ये डिसीजन लिया गया था कि अब हम जीएसटी के जो टैक्स स्लैब्स हैं उनको रिड्यूस करेंगे। ज्यादातर सामान या तो खिसका देंगे 5% के टैक्स स्लैब के अंदर, या फिर हम खिसका देंगे 18% के टैक्स स्लैब में। ये जो 28% का और 12% का टैक्स स्लैब है ये नहीं रहेगा। अब इस टैक्स स्लैब के रिडक्शन से मैं आपको बता दूं, यहां पे ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि गवर्नमेंट को ओवरऑल 48,000 करोड़ का लॉस होगा अभी रिसेंटली। ये जो टैक्स स्लैब्स कम किए गए हैं, 4 से 2 कर दिए गए हैं, अब सामान ऑब्वियसली बात है सस्ता होगा। इसके कारण जो सामान पहले 12% का था, जैसे मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, से फॉर एग्जांपल कोई प्रोसेस्ड फूड है, केचप है,
एग्जाम्पल, वो 12% उसके ऊपर टैक्स लगता था, अगर मान लीजिए वो 5% उसमें टैक्स लगेगा, तो सिंपल सी बात है वो सामान सस्ता होगा। मगर साथ साथ में यहां पे गवर्नमेंट को अपना टैक्स भी छोड़ना पड़ रहा है। वो जो टैक्स कलेक्ट कर रही थी, 7% का जो टैक्स कलेक्शन उसके पास पहले एडिशनली आ रहा था, वो उसके हाथ से जा रहा है। तो इस लॉस की वजह से एक इनिशियल झटका लगेगा जीएसटी की कलेक्शन के अंदर, जो अभी तक एस्टिमेट किया गया है कि इट विल बी नियर अबाउट 48,000 करोड़। पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत समझदारी की बात यहां पे दिखाई है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, अभी शॉर्ट टर्म में ये लॉस होने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक झटका जरूर लगेगा टैक्स कलेक्शन के अंदर, मगर ओवर द पीरियड ऐसी एक्सपेक्टेशन है, दिस इज एन एक्सपेक्टेशन। इकोनॉमी के बारे में आप कोई भी चीज सर्टेनली नहीं बोल सकते, एक एस्टिमेट ही लगा रहा है हर एक्सपर्ट। तो एस्टिमेशन ये है कि आगे आने वाले समय में अगर डिमांड इंप्रूव होती है सामान सस्ता होने की वजह से, तो ज्यादा सामान खरीदा जाएगा, ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, ज्यादा आउटपुट बढ़ेगा, उसके लिए फैक्ट्रीज लगाई जाएंगी, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, इससे वापस से इकोनॉमी को एक रिवाइवल मिलेगा। ऐसी एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। मगर स्टेट गवर्नमेंट ये डर रहे हैं कि भाई हमारे लॉसेस का क्या, जो हमने इनडायरेक्ट टैक्स तुम्हारे नाम पे, तुम्हारे वादे के नाम पे हमने जाने दिए, उसकी वजह से हमें लॉस हो रहा है, तो उसका हम क्या करें, कहां से लाएं, इसकी भरपाई कहां से करें इस लॉस की। तो ये बात भी साफ है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बात भी क्लियर कर रखी है कि 5 साल के लिए था वो टाइम पीरियड, शुरुआत में 2017 से लेके 2022 तक का वो टाइम पीरियड था। 2 साल और बढ़ा दिए गए, सॉरी 2 साल भी नहीं, लगभग 3 साल बढ़ा दिए गए कि 2025 तक ये सिस्टम चला कि हमने तुम्हारे लॉसेस को कंपनसेट किया जीएसटी कंपनसेशन सेस लगा के। पर अब हम और परेशानी नहीं दे सकते आम जनता को, इसीलिए अब ये सिस्टम बंद रहेगा। ठीक है, तो हर एक स्टेक होल्डर के अपने कंसर्न्स हैं, मगर मैं आपको यहां पे ये बताना चाह रहा हूं कि ये जीएसटी कंपनसेशन सेस एक फ्रिक्शन पॉइंट बन गया है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। इसको समराइज यहीं पे मैं कर देता हूं। पॉइंट नंबर 1 की इसकी वजह से डिले हो रही थी, पेमेंट्स डिले होती थी, जो कंपनसेशन दिया जाना था स्टेट गवर्नमेंट से उसमें डिले होता था, जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट की और यूनियन गवर्नमेंट की आपस में फ्रिक्शन हो जाती थी। सेकंड पॉइंट ये आ जाता है कि अब तो जीएसटी कंपनसेशन सेस खत्म ही कर दिया गया है, नाउ इट इज ओवर। सो नाउ द स्टेट गवर्नमेंट्स आर apprehensive that how their losses, their annual losses due to the introduction of GST system, how that will be compensated and who will compensate that. So union government has denied it simply, we are not responsible for it. If you want more tax, सिंपल सा गेम ये है कि तुम अपने यहां पे अपनी टेरिटरी में, अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले काम करो, ज्यादा फैक्ट्रीज लगाओ, ज्यादा ऑफिसेस को अलाउ करो, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराओ, सो दैट जितना ज्यादा वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी उतना ज्यादा टैक्स कलेक्शन होगा, उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी फायदा होगा और उससे स्टेट गवर्नमेंट्स को भी फायदा होगा। बिकॉज आप जानते हैं कि जीएसटी के 2 हिस्से होते हैं, जीएसटी के 2 हिस्से हैं। अगर आप 18% का जीएसटी पे कर रहे हैं किसी सामान के ऊपर, तो 9% उसमें जा रहा है सेंटर को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और बाकी का बचा हुआ 9% जाता है स्टेट गवर्नमेंट्स को, राइट, जिसको सेंट्रल जीएसटी कहा जाता है, सीजीएसटी, और स्टेट जीएसटी कहा जाता है। तो 9% दोनों को बराबर बढ़ जाता है। तो अगर आपको ज्यादा टैक्स चाहिए, ज्यादा कलेक्शन करनी है, तो अपनी टेरिटरी में, अपनी जुरिस्डिक्शन में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाइए, ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रमोट कीजिए। दैट इज द number 1 point of friction that I have discussed with you.